अस्सलामुअलैकुम लेजेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शॉक। इसकी पैथ फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे और कौन कौन से सिस्टम इससे इफ़ेक्ट होते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है। शॉक क्या होता है? लेस परफ्यूजन स्टेट, मतलब ये कि हमारा जो ब्लड है वो बॉडी में कम हो जाना। ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी जो टिश्यूज़ हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है। और हमारी जो सेलुलर रिस्पिरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। ये सिंपली वर्ड्स में कहा जाए तो शॉक ये है। डिक्रीज परफ्यूजन स्टेट। ठीक है। परफ्यूजन क्या होती है कि हमारी जो अवेलेबिलिटी फॉर दी टिश्यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन की टिश्यूज़ के लिए अवेलेबिलिटी फ्राम द ब्लड, इसको कहते हैं परफ्यूजन। ठीक है। तो परफ्यूजन स्टेट जो है वो कम हो जाती है, मतलब जो ब्लड होता है वो कम हो जाता है और हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनको ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती। ठीक है। इस कंडीशन को कहते हैं शॉक। इससे सबसे कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं? सबसे पहले इसको सेलुलर लेवल पे इफ़ेक्ट होता है, फिर हमारे पास माइक्रोवास्कुलर लेवल पे इफ़ेक्ट होता है और फिर सिस्टमेटिक लेवल पे इफ़ेक्ट होता है। ठीक है। जो सेलुलर लेवल है इसमें क्या इफ़ेक्ट होगा? हमारे पास नॉर्मली जो है ग्लूकोज टूटता है बाय द डिफरेंट स्टेप्स इनटू पायरोवेट, और जब पायरोवेट में टूट जाता है फिर अगर हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो ये हमारे पास एसीटाइल को ए में कन्वर्ट होकर हमारे पास क्रिब्स साइकिल बनाता है, या टीसीए साइकिल जिसे हम कहते हैं। ठीक है। क्रिब्स साइकिल के थ्रू हमारे पास NADH और FADH की प्रोडक्शन करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ATP में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। ये हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है। लेकिन हमारे पास परफ्यूजन स्टेट में क्या होगा? जब हमारे पास ऑक्सीजन नॉर्मल सप्लाई हो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वर्क करती है और हमारे पास ATP बना देती है। लेकिन अगर हमारे पास ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई अवेलेबल ना हो तो हमारे पास ये जो पायरोवेट बनता है, ये पायरोवेट कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास लैक्टिक एसिड में। ठीक है। लैक्टिक एसिड में, जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे पास ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी जब हम डिस्कस कर रहे थे रिस्पायरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है। ठीक है। सेम वही कंडीशन है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो ग्लूकोज है वो बहुत तेज़ी से टूटता है और पायरोवेट से लैक्टिक एसिड जनरेट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि उसमें ग्लाइकोजिन टूटकर पायरोवेट में कन्वर्ट होता है, इसमें ग्लूकोज टूटकर पायरोवेट में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन अवेलेबल ना होने की वजह से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे पास एसिडोसिस कर देता है ब्लड में। ठीक है। किस वजह से एसिडोसिस हो रही है? लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन की वजह से, जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। ठीक है। एक तो इफ़ेक्ट सेलुलर लेवल पे ये है। दूसरा इफ़ेक्ट सेलुलर लेवल पे ये है कि हमारे पास जो सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और हमारे इंटरनल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है। तो जब हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो ये जो हमारे पास आयंस हैं ये सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है। ये अगर नॉर्मली हमारे पास नॉर्मल फॉरवर्ड पाथवे में आयंस मूव कर रहे थे तो ये सारा का सारा आयन का जो प्रोसेस है ये रिवर्स हो जाएगा। ये आयन के सारे प्रोसेसेस को रिवर्स होने की वजह से हमारा जो सेल है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो डीजनरेट होगा क्योंकि हमारे पास जो लाइजोसोम्स होते हैं वो डिफरेंट किस्म के ऑटोडाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करेंगे। जो ऑटोडाइजेस्टिव एंजाइम होंगे वो जाकर हमारे सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है। जब वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ये सोडियम और पोटाशियम जो है ये हमारे ब्लड के अंदर इंटर हो जाएंगे। ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो ब्लड की pH है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ये होते हैं सेलुलर लेवल पे दो इफेक्ट। कौन कौन से दो इफेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कन्वर्ट्स फ्रॉम द एरोबिक रिस्पायरेशन टू एनएरोबिक। एरोबिक रिस्पायरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, एनएरोबिक वो होती है जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती। ठीक है। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ये हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन से एनएरोबिक रिस्पायरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा चेंज इसमें ये होगा कि सेलुलर लेवल पे हमारे जो आयंस हैं वो चेंज रिवर्स हो जाएंगे। मीन कि अगर सोडियम और पोटाशियम जो है अपने नॉर्मल फैशन में काम कर रहे हैं तो ये रिवर्स हो जाएंगे, उल्टा काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। देन सेकंड देखते हैं कि हमारा इफ़ेक्ट होता है माइक्रोवास्कुलर लेवल पे। माइक्रोवास्कुलर लेवल पे क्या इफ़ेक्ट होता है? माइक्रो वास्कुलर लेवल पे ये है कि हमारे पास जो आयंस हैं वो रिलीज़ हुए सेलुलर लेवल पे ब्लड के अंदर। ठीक है। जब ये ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाएंगे और टिश्यू इस्कीमिया प्रोड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि इस्कीमिया ये होता है कि हमारी ऑक्सीजन सप्लाई जो है अगर टिश्यू को नहीं मिलती तो इस कंडीशन को इस्कीमिया बोलते हैं, सेम एज दैट शॉक। ठीक है। तो इस्कीमिया जो होता है इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही होती। ठीक है। तो हम हाइपोक्सिया क्रिएट होता है जो कि एक्टिवेट कर देता है हमारे कम्प्लीमेंट सिस्टम को और हमारे न्यूट्रोफिल प्राइम को। ठीक है। न्यूट्रोफिल प्राइम्स क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्राइम
मीन के जो प्राइम रोल प्ले करते हैं हमारी वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, इनमें एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों होते हैं, ठीक है। ये एक अलग से टॉपिक है। लेकिन अभी के लिए ये देखें कि हमारे पास जो माइक्रोवास्कुलर लेवल पे ये डिस्टर्बेंस हो रही है कि आयंस की वजह से और हाइपोक्सिया और इस्कीमिया की वजह से हमारा कंप्लीमेंट सिस्टम और न्यूट्रोफिल सिस्टम जो है ये एक्टिवेट हो रहा है। इनके एक्टिवेट होने से क्या होगा, ये एक्टिवेट होकर हमारे पास प्रोड्यूस कर देंगे फ्री रेडिकल्स, और सेकंड ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, साइटोकाइंस, ठीक है। फ्री रेडिकल्स और साइटोकाइंस क्या करेंगे, ये एंडोथेलियल सेल्स होते हैं हमारी कैपिलरीज के अंदर। देखें यहाँ पे कैपिलरीज हैं और यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, तो ये हमारे एंडोथेलियल सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इनके डिस्ट्रॉय होने से यहाँ पे ये जो सेल हैं ये डिफरेंट केमिकल रिलीज करते हैं जब ये डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रॉय होते हुए केमिकल जो रिलीज़ करते हैं, ये अगेन जो केमिकल्स हैं ये आकर एक्ट करेंगे हमारे कम्प्लीमेंट सिस्टम को और न्यूट्रोफिल सिस्टम को, और इसको मज़ीद एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। जब ये बहुत ज़्यादा और एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे ये जो सेल्स हैं एंडोथेलियल सेल्स हैं ये और ज़्यादा डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे और इनके दरमियान बहुत सारे गैप्स बन जाएंगे। इन गैप्स से जो हमारा फ्लूइड होगा वो एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में आने से क्या होगा, हमारे पास इडीमा काज हो जाएगा, ठीक है। एडिमा क्यों काज हो रहा है, अगेन रिपीट करते हैं, हमारे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से कम्प्लीमेंट सिस्टम और न्यूट्रोफिल जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एक्टिवेट होने के बाद रिलीज़ करते हैं फ्री रेडिकल्स और साइटोकाइन रिलीज़ करते हैं। साइटोकाइंस और फ्री रेडिकल्स जो हैं हमारे एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द कैपिलरीज पे वर्क करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रॉय करते हुए जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो रिलीज़ कर देते हैं केमिकल्स, और वो केमिकल्स आकर हमारे कम्प्लीमेंट सिस्टम और न्यूट्रोफिल्स को अगेन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं। इनके बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने से हमारे एंडोथेलियल सेल्स और ज़्यादा डैमेज होते हैं और यहाँ पे डिफरेंट स्पेसिस क्रिएट हो जाती हैं, और उन स्पेसिस से जो कैपिलरीज के अंदर जो फ्लूइड होता है वो बाहर आ जाता है। मीन के अगर ये इंट्रा वेस्कुलर फ्लूइड होगा तो वो बाहर आए तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड यानी अकामुलेट होना जाएगा, शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एडिमा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो ये पॉइंट आपको समझ आ गया। देन नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टमैटिक लेवल पे कौन कौन सी चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग शॉक, ठीक है। तो सिस्टमैटिक लेवल पे सबसे पहले तो हमारा डिस्टर्ब होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैसे डिस्टर्ब होगा, इसमें प्री लोड होता है और पोस्ट लोड होता है, ठीक है। प्री लोड और पोस्ट लोड में क्या डिफरेंस है, प्री लोड ये होता है कि हमारा जो हार्ट है वो पंप कर चुका है और ब्लड सारा बाहर जा चुका है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट लोड, ठीक है। और प्री लोड ये होता है कि हमारा एक्स्ट्रा ब्लड पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आ रहा है लेफ़्ट एट्रियम में, और लेफ़्ट एट्रियम से जब पुश होगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, तो इस पुश होने से पहले जो बोलते हैं उसको बोलते हैं प्री लोड, ठीक है। प्री लोड और पोस्ट लोड को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको वेंट्रिकल फीलिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो मैं ऑलरेडी एक और वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूँगा, ठीक है, आप वो देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको ईजिली समझ आ जाएगी कि प्री लोड और पोस्ट लोड क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि प्री लोड और पोस्ट लोड के दौरान क्या होता है, जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, पोस्ट लोड और प्री लोड प्रॉपर नहीं होते, तो यहाँ पे हमारी आयोटिक आर्च जो होती है इस पर, और यहाँ पे ऊपर कैरोटिड बॉडी होती है, ये जो है ऊपर जाके कैरोटिड बॉडी बनाती हैं, ठीक है। उनके अंदर हमारे बैरो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो इन कैरोटिड बॉडी वाले बैरो रिसेप्टर के साथ 10th क्रेनियल नर्व और इनके साथ 9th क्रेनियल नर्व जो है वो अटैच होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर मेडुला है, मेडुला के में एक्टिवेट कर देते हैं हमारे इंस्पायरेटरी सेंटर को, और हमारे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट का जो सिस्टम है, मीन के पेस मेकर है, सेंट्रल पेस मेकर, एक पेस मेकर यहाँ पे एस ए नोड और ए वी नोड पेस मेकर होते हैं, ये नहीं, मेडुला के अंदर एक पेस मेकर होता है जो कि सेंट्रल पेस मेकर होता है हार्ट के लिए, तो उसको एक्टिवेट कर देंगे ये बैरो रिसेप्टर्स, ठीक है। इनके एक्टिवेट होने से क्या होगा, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो बहुत सारा कैटेकोलामीन्स जो है वो ब्लड के अंदर रिलीज़ कर देगा। उनके रिलीज़ होने से क्या होगा, हमारा जो हार्ट है वो बहुत तेज़ी के साथ पंप करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमें हो जाएगा टैकीकार्डिया, ठीक है। होप्स हो कि ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास सिस्टमैटिक वैजो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। सिस्टमैटिक वैजो कंस्ट्रक्शन जो हमारा सिस्टम के अंदर जितनी भी कैपिलरीज हैं वो सारी सुकड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे ब्लड प्रेशर और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड सिस्टम जो इफेक्ट होता है वो है हमारे पास, ये फर्स्ट सिस्टम था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और सेकंड सिस्टम डिस्टर्ब होता है हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसमें क्या होगा,
इसमें ऐसा होगा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस ऑलरेडी हमने देखा कि एसिडोसिस यहाँ पे हो रही है लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है। एसिडोसिस जब इंक्रीज़ होगी तो हमारा जो इंस्पायरेटरी सेंटर है मेडुला के अंदर वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके एक्टिवेट होने की वजह से हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर जो है वो एक्टिव है, तो हमारी जो वेंटिलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। वेंटिलेशन इंक्रीज़ होने से क्या होगा, हमारा रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। रिस्पायरेटरी इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर फेंक देगा। इसके बाहर यानी बॉडी के बाहर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जाने से क्या होगा, हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं उनकी मिकदार या उनकी क्वांटिटी भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो कि हमारे पास प्रोड्यूस कर देगा अल्कोलोसिस, ठीक है। अल्कोलोसिस क्या होता है, एसिडिक नेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। अल्कोलोसिस नेचर में बॉडी चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम इफेक्ट होता है वो है किडनी, ठीक है। किडनी किस तरह इफेक्ट होता है, क्योंकि अल्कोलोसिस हो रही है तो हमारी जो किडनी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्टार्ट करेगी हमारा प्रोड्यूस करना, अगर यानी बाय द रिस्पायरेशन प्रोटॉन बाहर जा रहे हैं, मतलब एसिड बाहर जा रहा है, तो ये जो है हमारे पास HCO3, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स को यूरिन में रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। इसके रिलीज़ से क्या होगा कि हमारी जो मेंटेनेंस है पीएच, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर हो रही है ब्लड की, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये जो है बेस को बॉडी से बाहर थ्रू यूरिन रिलीज़ कर देगा। इसके रिलीज़ होने से क्या होगा कि पीएच मेंटेनेंस होना स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन इशू फिर और स्टार्ट होता है, इशू ये स्टार्ट होता है कि हमारी जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन में क्या हो रहा होता है कि हमारी जो फिल्ट्रेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई होती है, क्योंकि हमारे पास ब्लड कम आ रहा होता है, ठीक है। क्योंकि हमने स्टार्ट में देखा कि हमारे पास डिक्रीज परफ्यूजन रेट है, मतलब जो ब्लड है वो टिश्यूज़ तक प्रॉपर नहीं पहुंच रहा, मतलब ये कि हमारा जो रेनल सिस्टम है इसमें भी ब्लड प्रॉपर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। जब ब्लड इसमें प्रॉपर नहीं आ रहा या ब्लड डिक्रीज़ हो गया है तो उसमें उस कंडीशन में ये होगा कि हमारी फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगी। फिल्ट्रेशन रेट के कम होने से जो हमारा यूरिन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड कंडीशन ये होगी कि हमारे पास रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। रास सिस्टम क्या होता है, ये अलग से कंप्लीट टॉपिक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। इसमें ये सिस्टम जो है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए काम करता है, ठीक है। अगर आपको इसका सही पता है तो ठीक है, नहीं तो अलग से एक वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा रास सिस्टम के ऊपर, ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा। लेकिन अभी के लिए ये याद रखें कि रास सिस्टम जो है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम होता है, और ये एक्टिवेट हो जाता है जब इसको प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा होता या ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसके एक्टिवेट होने से हमारे पास वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स रिलीज़ होते हैं, और जो वेसल्स हैं वो उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। इनमें वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ठीक है। देन अगेन क्या ये और काम क्या करेगा, जो हमारा सोडियम रिलीज़ हो रहा है उसको अब्जॉर्प्शन उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट ज़्यादा कर देगा, और जो वाटर है वो भी ज़्यादा अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम उल्टा कर देगा। देन हमारे पास एक और सिस्टम डिस्ट्रॉय होता है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। मेनली ये जो है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये थैलेमस है, ये सब थैलेमस है, और ये हाइपोथैलेमस है, और ये पिट्यूटरी पार्ट है, ठीक है। तो सेल ट्राशिका जिसमें अंदर दो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जब एक्टिवेट हो रहा है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, तो ये क्या करेंगे, वेजोप्रेसिन रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। वेजोप्रेसिन क्या है, वो एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ठीक है। वेजोप्रेसिन ये एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये आके हमारी जो सॉरी स्टार्ट से देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम कैसे डिस्टर्ब होता है। एंडोक्राइन सिस्टम ऐसे डिस्टर्ब होता है कि जो हमारे किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं रास सिस्टम के एक्टिवेट होने से, ठीक है। और सेकंड जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो रिलीज़ करता है वेजोप्रेसिन, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं, और हमारे जो प्री लोड और पोस्ट लोड जो हार्ट के ऊपर इफेक्ट कर रहा था उसको मेंटेन करने की ट्राई करते हैं। और सेकंड ये ऐसा करते हैं कि जैसे ये किडनी जो है ये वाटर और सोडियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही थी, तो सेम एज दैट ये जो दोनों हार्मोन है ये भी उसी के साथ काम करते हैं, ठीक है। देन एक और हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल, ठीक है। कॉर्टिसोल क्या है, एक स्ट्रेस हार्मोन है। ये रिलीज़ होगा तो ये क्या करेगा, ये भी सोडियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। सोडियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, और जिससे हमारी जो सेंसिटिविटी है कैटेकोलामिन्स की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एक सेटअप है जिसमें शॉक में ये चीज़ें शो होती हैं, ठीक है। क्विक रिव्यू करते हैं। शॉक क्या है, परफ्यूजन स्टेट ऑफ द डिक्रीज़ हो जाती है, मीन के ब्लड जो टिश्यूज़ तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाता। इसमें सेलुलर लेवल पे डिस्फंक्शन होता है, ये सेलुलर लेवल पे डिस्टर्बेंस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एरोबिक से एनारोबिक में कन्वर्ट हो जाता है, जो भी एंड्स होते हैं वो सारे के सारे उल्टे हो जाते हैं, ठीक है, या रिवर्स हो जाते हैं। सेकंड है वास्कुलर से लेवल पे क्या डिस्टर्बेंस होती है, इसमें ये होता है कि हमारे
माइक्रोवेस्कुलर लेवल पे डिस्टर्बेंस ये होती है कि हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये फ्री रेडिकल्स और साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं जो कि हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंडोथेलियल सेल्स डिस्ट्रॉय होते हुए बहुत ज़्यादा केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। वो केमिकल्स आकर हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और न्यूट्रोफिल सिस्टम को बहुत ज़्यादा अगेन एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे और फ्री रेडिकल्स और साइटोकाइंस बनते हैं जो कि हमारे एडिमा काज करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास सिस्टमैटिक लेवल पे हमारे पास कौन कौन सी चेंजेस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। इसमें ऐसा होता है कि टैकीकार्डिया हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे बैरोरिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं हमारे सेंट्रल पेसमेकर को। ठीक है, देन इसके बाद जो है हमारा इंस्पिरेटरी सेंटर एक्टिव होता है, क्योंकि हमारे पास एसिडोसिस होती है और बहुत ज़्यादा प्रोटॉन बॉडी से बह जाते हैं, जिससे अल्कलोसिस हो सकती है। अल्कलोसिस को कंट्रोल करने के लिए हमारा किडनी जो है वो काम में आता है, और ये जो है हमारे पास बाइकार्बोनेट्स को बॉडी से बाहर फेंकना स्टार्ट कर देता है थ्रू यूरिन। और इसके अलावा ये रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। रास सिस्टम के एक्टिवेट होने से हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर और मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा सिस्टम डिफेक्ट होता है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, वैसोप्रेसिन और इसके अलावा कॉर्टिसोल रिलीज़ कर देता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में कॉर्टिसोल और वैसोप्रेसिन रिलीज़ होंगे। इनसे क्या होगा कि हमारे पास सोडियम और वाटर की अब्जॉर्प्शन किडनी में ज़्यादा हो जाएगी, और कॉर्टिसोल रिलीज़ होने से हमारे पास जो हाइपरटेंशन है या कॉर्टिसोल जो है स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, तो ये है हमारा शॉक। ये इसका रेफरेंस ये है कि ये बुक है बैले एंड लव सर्जरी की बुक है। ठीक है, बैले एंड लव सर्जरी की बुक है, और ये वहाँ से लिया गया है कंप्लीट टॉपिक, और इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं आपको आंसर कर दूँगा। ठीक है, फर्दर भी वीडियोज़ में इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि शॉक की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन हो सकती हैं। ठीक है, तो थैंक यू लेजेंड्स, अल्लाह हाफिज़।